राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज हम किसकी बात करेंगे? हमारी व्याख्याता भर्ती 2024-25 की। इस भर्ती के अंदर हमारे जो स्टैटिक्स चल रही है हमारी सांख्यिकी, उसके अंदर कम से कम ये मान लो कि दो प्रश्न हमारे हर बार एग्जाम के अंदर बनते हैं। दो प्रश्न हर बार एग्जाम में बनते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे 4 नंबर की स्टैटिक्स है। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। और देखो, मैं क्या है कि अभी जैसे हमारे कम्युनिटी जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसके अंदर कम्युनिटी में मैं बहुत सारी पोस्ट कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस डालता हूँ मैं। तो पता उस क्वेश्चंस के अंदर रेस्पॉन्स क्या है? आप लोगों को तो क्या आंसर दिखता होगा, पर रेस्पॉन्स मुझे दिखता है। तो रेस्पॉन्स क्या है पता क्वेश्चंस का? कि बच्चों को देखो, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या उनकी तैयारी अभी कितनी चल रही है वो आप यहाँ देखो। देखो जरा, यहां पर देखना एक बार कि कुछ बच्चों की तैयारी कैसे चल रही है। देखो, ये मेरा चैनल का नाम है आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। यहां मैंने बहुलक का प्रश्न डाला एक दिन पहले, तो यहां पर 68 जनों ने मुझे आंसर दिया, है ना। कम्युनिटी में हमारे 68 जनों ने आंसर दिया। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 35% लोगों को ही ये आंसर आया। कौन सा? ये बहुलक कौन सा इसका? ठीक है, कितने? 35% लोगों को। अब आप देखो कि 65% लोगों को यही पता नहीं है कि इस क्वेश्चन का बहुलक कौन सा है। हाँ, इसका बहुलक कौन सा है? कौन सा इसका बहुलक कौन सा है? ठीक है, तो आप ये देखो कि कंपटीशन कितना कम है और लोगों को स्टैटिक सांख्यिकी आती ही नहीं है। लोगों को सांख्यिकी क्या है दोस्तों, आती ही नहीं है। तो फिर वो कैसे पास करेंगे? 35% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आंसर दिया है सही। बाकी जो हमारे बच्चे कितने हैं? 65% लोगों को ये सिंपल सा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है और वो सोचते हैं कि हम इस एग्जाम के अंदर क्लियर कर लेंगे। कैसे करेंगे क्लियर, बताओ मुझे। जब उनको सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि इस बंटन का बहुलक क्या होगा। सबसे अधिक बारंबारता किसकी? 6 की। तो 6 के संगत चर कौन सा? 5। तो यही बहुलक हो जाएगा। तो ये से क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस भी उनको नहीं आ रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि इस बार हम व्याख्याता भर्ती को पार कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? हाँ, अब देखो इसके अंदर कि ये गांव के अंदर एक भी क्वेश्चन बहुलक का है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 57% लोगों ने, है ना। यानी कि हमारे अभी भी कितने परसेंट लोग बाकी हैं? 46% लोग। यानी कि आधे बच्चों को, है ना, जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ आधे ही बच्चों की तैयारी है। मतलब आधे ही बच्चे अभी तक तैयारी कर रहे हैं। इसमें देखो ना, इसमें 65% लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसमें कितने? 47% लोगों को प्रश्न नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप ये देखो कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आप लोग कम्युनिटी में आने वाले प्रश्नों को सोल्व करो। नहीं तो देखो, आप लोगों की तैयारी का पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों ने तैयारी की है या नहीं की है ना। फिर देखो, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को कहा जाता है ना। ये सेकेंडरी डाटा होता है और ये हमारे पहले एग्जाम में भी आ रखा है। कब? स्कूल लेक्चर एग्जाम जीके का एग्जाम हुआ था 2011 में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा था। और फिर भी बच्चों का देखो कितने, 65% लोगों ने ही सही दिया। यानी 35% लोगों के पास इस प्रश्न का आंसर ही नहीं है। 102 में से 35 को तो ये आंसर ही नहीं आता, जबकि इजी क्वेश्चन है, जबकि वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने वालों को ये प्रश्न भी नहीं आ रहा है। फिर देखो, निम्न आप आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ 54% लोगों ने ही सही आंसर दे रखा है। यानी कि 46%, यानी 46% लोगों को ये आंसर ही पता नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुलक ही बच्चों को नहीं आ रहा है। हमारे फर्स्ट ईयर की व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को ये प्रश्न भी नहीं आ रहा है कि बहुलक किसे कहते हैं। तो वो स्टैटिक्स कैसे पढ़ेंगे? हाँ, मुझे बताओ वो स्टैटिक्स कैसे पढ़ेंगे? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर हम यहाँ से स्टैटिक्स पढ़ ली, हमने वहां से स्टैटिक्स पढ़ ली। अब यहाँ पे देखो 52 बच्चों ने अगर आंसर दिया है तो इनमें से आधे बच्चों को तो प्रश्न नहीं पता नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछा है। हाँ? वो कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की व्याख्या भर्ती की हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है, अच्छे से चल रही है। अरे आप लोगों को स्टैटिक्स के नॉर्मल प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं, आप लोग फिर तैयारी कैसे करोगे? देखो, फिर माध्यक, है ना, और ये बहुलक आ गया, है ना। ये माध्यक में देखो सिर्फ और सिर्फ 38% लोगों ने आंसर दिया सही। कितने में से? 60 में से, है ना। 60 में से सिर्फ और सिर्फ 38% लोगों ने इसका आंसर सही दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी हमारे 62% लोगों को इसका माध्यक का फॉर्मूला ही पता नहीं है, माध्यक निकालते कैसे हैं। और उन्होंने बड़ी बड़ी कोचिंगों से कोर्स ले लिया और उनको यही पता नहीं कि माध्यक, माध्यिका, बहुलक क्या होता है। हाँ, सही है ना। अगर आप लोगों को अगर ये चीज़ पता है तो आपका आंसर दो, मैं तो तब मानूंगा ना कि जैसे मैंने क्वेश्चन डाला अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो मैं तो यही कहूंगा ना कि आप लोगों की तैयारी नहीं है। तैयारी होती तो आंसर यहाँ पे ज़्यादा आता, या 38 से कम 90% होता ना, तो मैं मानता कि भाई हाँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। पर आप लोगों की तैयारी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने तैयारी को सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर रखा है। हाँ, गणित पढ़ ली मैंने,
रीजनिंग पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, बात खत्म। अब आता नहीं है, सिर्फ पढ़ा ही है आप लोगों ने। क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तब पता लगेगा कि उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ देखो बहुलक, जबकि साफ दिख रहा है कि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक वही अपना बहुलक होगा। तो फिर भी ये बच्चों को ये भी पता नहीं है कि बहुलक क्या होता है ना, बहुलक क्या होता है। और आप लोग ये मत सोचना कि कंपटीशन इतना ही रहने वाला। कंपटीशन देख लो आप लोग, जब ये सिंपल सा क्वेश्चन अगर बच्चों को नहीं आ रहा है ना, तो ये मान लो कि तैयारी हर बच्चा कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हर बच्चा कर रहा है, गणित हर बच्चा पढ़ेगा, पर गणित हर बच्चे को आएगी नहीं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। देखो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप लोगों को क्वेश्चंस आसानी से आएंगे, है ना। मेरी बात सुनना अच्छे से, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप लोगों को प्रश्न आएंगे, अदरवाइज प्रश्न आ ही नहीं सकते। किसी कंडीशन में आ सकते हैं क्या, मुझे बताओ। प्रश्न आप लोगों को आ सकते हैं कि अगर आप लोगों की बेसिक कंप्लीट नहीं है तो नहीं आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिक से तो उठा रखे हैं कि बेसिक क्वेश्चंस है ये कि आप लोगों को जैसे बहुलक वाला प्रश्न आ गया तो उसको देखो 50% लोगों ने आंसर कर दे दिया, यानी उन्होंने अभी तक बहुलक ही नहीं पढ़ा अच्छे से। पता है क्वेश्चंस कब निकलते हैं, जब हम उस क्वेश्चंस की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस कब निकलते हैं, जब हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोगों ने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की है, इसलिए मैं आप लोगों को कल मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सभी बच्चों को जो फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता भर्ती तैयारी कर रहे हैं, कौन व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक पीडीएफ मैंने बनाई है। वो पीडीएफ मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। कल मतलब कल क्या है, हमारे वेडनेसडे, तो मैं कल आप लोगों को क्या करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप लोगों को। कौन सा, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपीएससी एग्जाम विद सुनील, और ये लोगो लगा हुआ है तो आप लोगों को ये दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। और किसी को कुछ भी पूछना हो, सर मुझे तो ये प्रश्न में दिक्कत है, फोन उठाओ और कमेंट कर दो। समझ में आ गई मेरी बात। देखो आप लोग कमेंट करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग मेरी वीडियो से देख रहे हो, मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, तो आप लोग का एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी कमेंट करके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। ठीक है, तो अच्छे से करो। कम्युनिटी में देखो प्रश्न आ रहे हैं इजी इजी, फिर भी बच्चों को नहीं आ रहा तो आप अपने स्तर देख लो। ठीक है ना, ओके। करें आगे पीवाईक्यू की हमारे आज 3rd क्लास है। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे क्षेत्र मिति, और एक एलसीएम वाली क्लास बची थी तो मैं एलसीएम की क्लास भी लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आज हमारी लास्ट क्लास है, इसके बाद में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ का काम एकदम पूरा है, बस उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड और करनी है जो मैं ऐड करके फिर आपको दूंगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया, तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो एक चीज, ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस एकदम इजी है, एकदम क्या है, ये क्वेश्चंस एकदम इजी है, फिर भी बच्चों को नहीं आया। ये क्वेश्चंस एकदम इजी है फिर भी बच्चों को नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये वाला प्रश्न तो किसी कंडीशन में सोल्व कर ही नहीं सकता। कर सकता है क्या, जब उसको सिंपल सा पता नहीं है कि बहुलक किसे कहते हैं, वो उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कोई भी चीज़ में आपको लोग दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कमेंट दिक्कत आ रही है तो मैं उसका मैं भी नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे कि किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं क्या है उसको तैयार कर रहा हूँ कि मुझे कब कौन सी क्लास लेनी है। आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों के साथ में व्याख्याता भर्ती 2024-25 है ना, तो उसके लास्ट तक आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि सर क्या बोल रहे हैं, हमको क्वेश्चंस आ नहीं रहे कि नहीं आ रहे हैं। खूब प्रैक्टिस कराऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया, तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, बंटन का बहुलक। ठीक है, बहुलक कि बहु का क्या है लक, लक्की की बहु, बहु का लक। तो जब जहां पर बहु का वर्चस्व ज्यादा होता है वहां पर बहु ही सब कुछ करती है। क्या करती है, बहु ही सब कुछ करती है। मैंने बताया था आप लोगों को कि बहु ही सब कुछ है। अगर घर के अंदर बहु है ना तो बहु का ही सब कुछ चलता है, बहु की ही मनमर्जी चलती है। बहु जैसा कहती है वैसा ही घर में होता है। ठीक है, वो जैसा करती है वैसा ही घर में करना पड़ता है। तो यहां पर देखो सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 45 की, है ना।
सर्वाधिक बारंबारता 45 की है, तो इसके संगत चर सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 45। तो इसके संगत चर वर्ग कौन सा है हमारे? 765। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा पास? ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? बहुलक वर्ग। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है, जो मेरे लास्ट क्लास थी, क्लास नंबर 17 शायद, है ना, उसमें आप लोगों को मैंने बहुलक को बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर फिर भी आप लोगों को ये प्रश्न आ नहीं रहे तो वहां से प्रैक्टिस कर लो आप। क्वेश्चंस जो क्लास नंबर 17 थी ना, 17, उसमें आप लोगों को अच्छे से बता रखा है। ठीक है, और किसी को फिर भी समझने में नहीं आता तो कमेंट कर देना मुझे, मैं बता दूंगा। और ठीक है, अब देखो यहाँ पर 60 से 65 आ गया। अब अपने को क्या करना है? अगर ये 60 से 65 आ गया तो अपने को डब्बा उठाना है। कौन सा डब्बा उठाना है? ये वाला डब्बा उठाना है। ये डब्बा उठा लिया सर। अगर बहुलक निकालना है तो ये डब्बा उठा लो, डब्बा उठा लो। क्यों डब्बा उठाया हमने? सबसे पहले तो बहुलक आते ही आपको प्रश्न सोल्व नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है? आप लोगों को बहुलक का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटे वे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो ये होता है हमारा बहुलक का सूत्र, है ना। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के लिए कौन सी सारणी है हमारी? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो इसके लिए हमारा सूत्र कौन सा है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे वे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, अब अगर हम इस डब्बे को उठा लें यहां से, डब्बा कौन सा? ये रहा डब्बा, ये रहा है। तो इस डब्बे को उठाओ भाई। होता है ना घर के अंदर, जैसे हम चिढ़ाते हैं बच्चों को, ए तेरा नाम डब्बा, डब्बा बोलते हैं ना बच्चों को। मुझे बताओ बोलते कि नहीं बोलते? किसी को चिढ़ाना हो स्कूल के अंदर, किसी दोस्त को, तो बोलते हैं डब्बा डब्बा डब्बा, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो दोस्त को चिढ़ाना नहीं है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कितना? 60 से 65। हमारे देखो बहुलक का हमारा 45 है। ठीक है, बहुलक 45 है ना। क्यों बहुलक 45 है भाई? क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता 45 की है, तो बहुलक 45 हो गया। उस 45 का संगत चर कौन सा है हमारा? 60 से 65। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया? ये बहुलक वर्ग। ठीक है, तो 60 से 65, है ना, 60 से 65। और ये हो गया 18 का 18, ये 45 और ये 16। जब बहुलक निकालते हैं तो नीचे 3 डब्बे लेना है। ये वाला 1 2 3 डब्बा लेना, और ऊपर वाला ये चौथा डब्बा लेना है, क्योंकि ये हमारा बहुलक वर्ग है। ठीक है, हालांकि इसको मैं बोलता हूँ 1 लेना। सबसे पहले तो इसको 1 लेंगे, फिर ये लेंगे 2, इसको लेंगे 3 और ये लेंगे 4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है। क्या करनी है? ये देखो, इसमें लिखना है एल क्या होता है? यहां पे देखो, इधर मैं बता देता हूं। बहुलक है ना, बहुलक को मैं बोल दूं एम, बोल दूं बहुलक को, है ना। देखो एम का मतलब मीन मोड मीडियन, तीनों में एम आ रहा, तो एम बोल देता हूं। यहां पे प्रश्न में दे रखा है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, जहां एल क्या है? एल क्या है? बहुलक वर्ग का अंतराल। बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ठीक है, और F1 क्या है? बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता। पूर्व वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या है? बहुलक वर्ग, सॉरी यहां पर F0 को बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता F0। F1 क्या हो जाएगी हमारी? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F2 हो जाएगी बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता। देखो बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता। और H क्या हो जाएगा हमारा? वर्ग अंतराल, है ना। बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ठीक है, ये तो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। अब देखो बहुलक एल क्या है हमारी? देखो एल, देखना मेरी बात सुनो। यहां पर बहुलक वर्ग की जो एल का नाम है ना, देखो बहुलक वर्ग, देखो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल नहीं है यहां पर, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये इसका मान होता है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की
निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा कितनी है हमारी यहाँ पे, देखो बोलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पर है 60, तो ये तो हो गया हमारा एल। ठीक है, बोलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है हमारी 60 ही है ना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी 60। ठीक है, और बोलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता कितनी है, ये रहा, ये हो जाएगा हमारा F0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा F0, ये हो जाएगा हमारा F0, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। इसको तो लेना है F0, F1, F2। अगर आप लोगों को ये प्रश्न फिर भी समझ में नहीं आए, क्लास नंबर 17 बहुलक की मैंने क्लास ले रखी है, वो क्लास नंबर 17 देख लेना, उसमें मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है, तो वैसा ही क्वेश्चन ये है, वो वहां से देख लो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो क्लास आप लोग को देख लो, क्योंकि वहां पर मैंने 5-7 क्वेश्चन करवा रखे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। ठीक है, ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, बोलक वर्ग की निम्न सीमा, और वर्ग अंतराल कितना है इसका, वर्ग अंतराल देखो एच कितना है, 65 - 60 बराबर 5। ठीक है, देखो बोलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता कितनी है, 18। F0 कितना है यहाँ पर 18। बोलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 45। ठीक है, बोलक वर्ग के बाद की, ये पूर्व वर्ग बोलक वर्ग की बारंबारता और ये पूर्व वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बोलक वर्ग के बाद की बारंबारता, बोलक वर्ग से बाद की बारंबारता कितनी है, 16। और बोलक वर्ग का वर्ग अंतराल कितना, वर्ग अंतराल इसमें हमारे 5। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास आ गया बोलक वर्ग की निम्न सीमा आ गई कितनी, 60। बोलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता आ गई 18। बोलक वर्ग की बारंबारता आ गई 45। बोलक वर्ग से बाद की बारंबारता आ गई 16 और वर्ग अंतराल कितना आ गया 5। अब इसको फॉर्मूले में रखो, यहाँ पर m बराबर 60 प्लस कितना, F1 कितना हमारा 45 माइनस F0 कितना है 16 ये क्या देखो 18, सॉरी 18, सॉरी ठीक है 18 हो गया F0 बटे वे 2F1 2 गुणा 45 माइनस 18 F0 माइनस F2। ठीक है, गुणा एच का मान कितना 5। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, इन सभी को मानों को मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया। अब देखो इसको सोल्व करो, जगह थोड़ी सी कम है तो मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर m बराबर 60 प्लस, अब इसका मान कितना आ गया मुझे बताओ, इसका 45 में से 18 गया तो कितना बचा, 15 में से 8 गया तो 7, उधर बचा कितना 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, गुणा 5 और इधर 90 में से कितना गया 18 और 16 कितने होते हैं 34। ठीक है, गुणा 5, m बराबर 60 प्लस 27 गुणा 5 बटे हुए 90 में से 34 किया तो कितना बचेगा 56 है ना, 56 बचेगा ना। ठीक है, अब दोनों का लेस ले लो। देखो लेस से क्या होता है कि जिसमें दोनों का भाग गुणा चला जाए, दोनों का जैसे दोनों का गुणा क्या होता है, 1 और 56 का गुणा कितना है 56। ठीक है, 1 और 56 का गुणा कितना 56। और दूसरी बात इन दोनों का जिसमें भाग चला जाता है, इन दोनों का जिसमें भाग चला जाता है, जैसे मैं यहाँ पर 56 कर लूंगा ना तो इसका 1 का 56 में भाग जाता है ना, कितनी बार 56 बार है ना, 56 बार जाता है ना। 56 1 का 56 में भाग कितनी बार गया 56 बार, और 56 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 56 गुणा 60 प्लस 56 का 56 में भाग जाएगा एक बार, और 1 को 27 गुणा 5 से गुणा करेंगे तो 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा 135। ठीक है, बरो भाई 56 को इसको देखो मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ इसको है ना, 56 को 60 से गुणा करो कितना आता है 0, चलो 36 का 6 80 का 3 56 30 और 3 33 है ना, 3360 रुपये कितना है 3360 रुपये इसका मान आ गया। ठीक है, और इसका मान कितना 135। अब दोनों को जोड़ो कितना आएगा देखो 5 इसका हो गया 3360 प्लस 135 बटे हुए 56। ठीक है, अब देखो आगे m बराबर, दोनों को जोड़ो भाई। देखो ये स्टेप में सारे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन मैं करता एग्जाम में तो मैं कोई भी चीज है ना, ये हिंदी वाली चीजें एक भी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रखता कि मुझे फॉर्मूला तो याद है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वो चीज रखता। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात। मैं डायरेक्ट क्या करता उसको फॉर्मूले में रखता। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको जोड़ो भाई 3360 और 135 3460 और 3395। देखो इसको जोड़ो कितना हो गया यहाँ पर 3360 और 135। ठीक है, 5 9 4 3 3495।
3495 बटे हुए 56। तो हमारे पास m का मान कितना आया? 3495 बटे हुए 56। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3495 में 56 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अब देखो 56 का भाग आता ही नहीं सर। अरे आता कैसे नहीं? गुणा तो आता है ना, कि जैसे 300, देखो 34 में भाग जाता नहीं है, तो 349 में भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जा रहा है ये? 6 बार जा रहा है। कैसे जा रहा है? 56 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 36, उसका 3, 56 30 और 3 33, तो 333 हो गया ना। ये 349 से कम है, तो देखो बचा कितना? 13, और 5 से उतार दिया हमने। फिर 56 का भाग 135 में कितनी बार जाता है? 2 बार। कितना गए? 56 को 2 से गुणा करेंगे तो 56 दूनी 112। ठीक है, बचा कितना फिर? 23 है ना। 5 में 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2। फिर यहाँ पर जो लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। और 56 का भाग 230 में कितनी बार जाता है? 6×24 यानी 4 बार। ठीक है, तो 62.4 हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कितना? 62.4। आप लोगों को समझाने के लिए ही मैंने हर स्टेप यहाँ पर फॉलो की है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता तो मैं इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता। मैं डायरेक्ट और डायरेक्ट, ये फॉर्मूला मुझे याद था तो इस फॉर्मूले में ही इसको डब्बे को रख देता यहाँ पर डायरेक्ट लाके, है ना। एल का मान रखना है, F1 F0 और F2 का मान रखना है, और H का मान रखना है। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्लास नंबर जो मेरी बहुलक की क्लास ले रखी है मैंने, CLASS क्लास कौन सी? 17। तो उस क्लास को आप अच्छे से देख लो, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि इस क्लास में मैंने ये क्वेश्चन को कैसे किया है। ठीक है, ये प्रश्न समझ में नहीं आए तो क्लास नंबर 17 देख लो आप। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। अब ये देखा कि 12 छात्रों के परीक्षण में उसका औसत प्राप्तांक 74 है ना। कितना? कि 12 छात्र दे रखा है। पहला कितना दे रखा है? 12, और एक औसत दे रखा है। देखो औसत का मतलब ही हमारा समांतर माध्य है। क्या? समांतर माध्य। ठीक है ना, औसत का मतलब हमारा क्या है? समांतर माध्य। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि औसत का मतलब क्या है? हमारा समांतर माध्य। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 12 छात्रों के परीक्षण में उसका औसत प्राप्तांक 74 है, तो उच्चतम प्राप्तांक 79 है। उच्चतम प्राप्तांक कितना? 79 है। तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक कितना होना चाहिए? इन 12 में से ना एक चीज ऐसी है जो कितनी है? 79 है। एक चीज कितनी है? वो 79 है। 79 80। ठीक है, अब देखो 12 का औसत कितना है? 12 का औसत है दे रखा है। वो औसत का फॉर्मूला पहले तो बताओ। समांतर माध्य या औसत क्या होता है? समांतर माध्य औसत होता है हमारा आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारा माध्य कितना दे रखा है? औसत या प्राप्तांक कितना? 74। हमको योग पता नहीं है ना, संख्या पता है हमको कितनी? 12। ठीक है, 12 छात्र है, तो देखो हमारे सभी छात्रों की अंकों का योग कितना हो जाएगा? 74 गुणा 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 12 चौक 48, 4, 12 चौक 48, 8 85, 12 84 और 4 88। ठीक है, 84 और 4 कितने हो गए? 88। तो ये हो गया हमारे पास। 74 को 12 से गुणा किया तो 888 है ना, 888। अब कह रहा है कि उनमें उच्चतम प्राप्तांक, उन 12 में से एक प्राप्तांक का मान, उन 12 में से एक प्राप्तांक का मान कितना है? 79। ठीक है, उन 12 में से अगर एक का मान, अगर एक का मान कितना? 79 है, तो शेष 11 का कितना हो जाएगा? शेष 11 का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इस 888 में से 79 का मान घटा दो। जब यार 12 का मान हमको पता है कि 888 है, तो 11 का मान कैसे होगा? जब हम उस एक को हटा देंगे ना, 79 को हटा देंगे, क्योंकि वो क्या है? उच्चतम प्राप्तांक है। मुझे पता है कि उन 12 में से एक मान मुझे पता है कि वो 79 है। उन 12 में से जो 12 दे रखे हैं ना हमारे 12 छात्रों के परीक्षण में, उनका औसत प्राप्तांक, उन 12 जो हमारे बच्चे दे रखे हैं उनमें से एक बच्चे के नंबर, उच्चतम नंबर, सबसे नंबर कितने, हाईएस्ट नंबर कितने आ रखे हैं? 79 आ रखे हैं। तो अब बताओ मैं 11 का मान कितना, जो टोटल शेष 11 का योग है ना, किसके? प्राप्तांकों का योग। ठीक है, प्राप्तांकों का योग कितना आ जाएगा? 8 में से 9 गया तो 18 में से 9 गया तो 9, इधर बच्चे 7 में 7 गया तो 0, और इधर बचेगा कितना? 8। तो 8 से 9 कितने बच गए हमारे पास? उन 11 बच्चों के प्राप्तांकों का योग बच गया हमारे पास, है ना। उन 11 बच्चों के प्राप्तांकों का योग बच गया। अब वो बोल रहा है कि न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और अगर ये परीक्षा में आ जाए तो मैं कहता हूं कि 95% लोग इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। 95% लोग, कितने, 95% लोग इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? क्योंकि अगर उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्वेश्चन को देखो, अगर तुक्का लगाना हो तो देखो 95 क्या, वो तो 50% आदमी सही कर दें तुक्का लगाना हो तो, पर प्रश्न वहां पे आंसर निकाला हो उस बच्चे ने, तो मैं कहता हूं कि 95% लोग इस प्रश्न को गलत करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? जब वो बहुलक के सिंपल से क्वेश्चंस को अगर गलत कर रहा है तो ये मान लो कि इस प्रश्न को तो वो गलत करेगा ही करेगा। ठीक है। अब आप लोगों को अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना, फोन उठाना है, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके छोटे भाई का जो चैनल है वो बहुत ही छोटा है अभी। और देखो बहुत छोटा चैनल है तो मोटिवेशन क्या है, कम मिलता रहता है ना। मोटिवेशन क्या है, छोटा चैनल होता है तो मोटिवेशन क्या कम मिलता रहता है, और बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे तो मोटिवेशन भी मुझे ज़्यादा मिलता रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक, देखो ये हमारा अब आ रहा है 2022 के अंदर आ रहा है, मतलब ये पैटर्न उसने फॉलो कर रखा है। देखो ये भी हमारा क्वेश्चन 2022 में आ रखा है और ये भी हमारा 2022 में आ रखा है। अगर आप लोगों ने गणित अच्छे से नहीं पढ़ी, गणित अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ी तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन तो हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कह नहीं सकता, पर सिलेक्शन में आप लोगों की सबसे बड़ी बाधा क्या बनेगी, हमारा गणित, हमारी गणित है वो सबसे बड़ी बाधा बनेगी आप लोगों के सिलेक्शन में, अगर आप लोगों ने इसको सही अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं इसको, है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास 12 का आ गया 74 का मतलब 12 छात्रों का योग आ गया 888, शेष 11 का आ गया हमारे पास 809। ठीक है, अब बोल रहा है कि उच्चतम मान तो 79 दे दिया, अब बोल रहा है कि न्यूनतम मान बताओ उन 12 में से एक बच्चा ऐसा है, उन 12 में से, ये 12 दे रखे हैं ना, क्या बोलूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन 12 में से एक बच्चे के ऐसा, एक बच्चा ऐसा है जिसके तो कितने नंबर है, 79 नंबर है, एक बच्चे का 79 नंबर है क्योंकि वो उच्चतम है। तो बोल रहा है कि एक ऐसा बच्चा बताओ जिसके सबसे कम नंबर है, और वो नंबर कितने हैं। क्या समझ में आ गई मेरी बात? मुझे पता है क्लास के अंदर है ना, मेरी क्लास में 12 बच्चे हैं, उस क्लास के अंदर 12 बच्चों में से भाई सुनील के तो आए 79 नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर आ गए, है ना, सुनील के सबसे ज्यादा नंबर आ गए। तो यार सबसे कम किसके आए? मैडम ने पूछा, चिंटू मैडम ने पूछा, सिंटू मैडम ने पूछा कि सबसे ज्यादा नंबर तो सुनील के आ गए, है ना, तो सबसे कम नंबर किसके आए? बेचारे को पता ही नहीं, मैडम को, मैडम चिंटू मैडम को पता ही नहीं है कि सबसे कम नंबर किसके आए। तो मैडम कहती है चलो आज हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैडम क्या कहती है? प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर तो मेरे आ रखे हैं, है ना, मैं तो लूंगा ना मेरा नाम। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर मेरे आ रखे हैं, तो सबसे कम नंबर किसके आ रखे हैं? मैडम ने ये पूछा कि सबसे नंबर कम किसके आ रखे हैं, तो सोल्व करो इस क्वेश्चन को। इन 12 में से एक के तो मुझे पता 79 आ रखे हैं, पर मुझे बताओ इन 12 में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सबसे कम नंबर आ रखे हैं, है ना, सबसे कम नंबर। हालांकि इस जैसे जैसे किसी के अगर 10 आ रखे हो, है ना, सबसे कम 10 हो गए, तो सबसे ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं ना, पर हमको ज़्यादा नहीं पूछा वो, एक सबसे हाईएस्ट तो 79 हो गया, सबसे कम कितना है, बीच में तो कितने भी हो सकते हैं ना, जैसे 79 तो 78 77 है ना, 77 78 75 76 इतने कितने भी हो सकते हैं, पर 79 सिर्फ एक के ही है। अब देखो मैं क्या कहता हूं, अगर मैं कहूं, क्या कहूं कि उच्चतम अंक कौन से, उच्चतम अंक 79, ठीक है, उच्चतम अंक हमारा 79 है। अगर मैं कहूं कितने, क्या कहूं कि 11 बच्चों का योग कितना है हमारे, 809, ये है ना, 809 ही है ना 11 बच्चों के, ये बताओ मुझे 11 बच्चों के 809 है ना अंक, या नहीं है? अगर मैं कहूं कि इन 11 में से एक बच्चा एक ऐसा है जिसके क्या है, सबसे कम नंबर है, इन 11 में से एक बच्चा ऐसा है जिसके सबसे कम नंबर है, 11 में से एक बच्चे ऐसा है जिसके सबसे कम नंबर है, जिसके सबसे कम नंबर है, ठीक है। एक 11 में से अगर मैं कहूं कि एक बच्चा ऐसा है जिसके सबसे कम नंबर है ना, पर बताओ मुझे बाकी बच्चे कितने हैं, 10, बाकी बच्चे कितने, बाकी 10 बच्चे बचे हैं ना, उन 11 में से एक के तो कितने सबसे कम नंबर है, बाकी कितने बचे, 10। अगर मैं कहूं क्या कहूं, देखो ये प्रश्न है ना, एक सपोज टाइप पे चलता है ना, इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं निकालता कि हम डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप कॉल कर ले, नहीं, इसको आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी इसका आंसर निकलेगा। अब आप लोग देख लो कि अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ गया तो डब्बा गोल हो जाएगा, आप लोगों का ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे नहीं रहा, एग्जाम कौन दे रहा है, आप लोग,
आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम देना है, आप लोगों को क्लियर करना है ना, तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा मैं, खूब प्रैक्टिस करो आराम से, नहीं आए तो क्लिक करो और सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे 10। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि उन सभी 10 बच्चों के अगर 79 नंबर हो, है ना, 79 नंबर, अगर मैं कहूं कि उन सभी के अगर अगर मैं कहूं कि सभी 10 बच्चों के, मुझे पता है कि यहां पर उच्चतम प्राप्तांक कितने 79 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है ना, या नहीं है। तो उच्चतम प्राप्तांक 79 है, अगर मैं कहूं कि सभी 10 बच्चे बच गए ना, उन सभी के भी 79 है। समझ में आ गई मेरी बात। देखो मुझे अंक पता है क्या उन 10 बच्चों के, पता नहीं है ना, है क्या, नहीं पता है सर। जब पता नहीं है तो मैं तो ये कह सकता हूं ना क्या, यार मुझे पता ही नहीं है, पर मुझे ये पता है कि एक बच्चे को तो कम नंबर है 79 से। अगर मैं कहूं कि एक बच्चे को 79 से कम नंबर है ना, तो बाकी बच्चे तो मैं कह सकता हूँ ना यार कि बाकी के क्या पता यार 79 हो जाए, वो 11 के 11 10 बच्चे है ना, ये 10 बच्चे बच्चे ना, उन सबके भी अगर 79 नंबर हो गए तो बच्चों, मुझे क्लास में होता नहीं है क्या कि 5 बच्चों के सेम नंबर आते हैं। अरे क्लास में होता नहीं है क्या कि आप लोगों के क्लास में होता नहीं है क्या कि 5 बच्चों के सेम नंबर आ गए हैं, कितने, 10 में से 10, 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 ठीक है। और एक बच्चा बचा हमारा, एक बच्चा और बच गया, तो उसके आगे कितने, 9, ठीक है। अब ये बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है कि क्लास में उच्चतम अंक कितने हैं, 10, है ना। तो निम्नतम अंक कितने हैं, निम्नतम अंक मुझे पता है क्या, पर मैं मान लूं कि उच्चतम अंक अगर 10 है, मैं मान लूं कि उच्चतम अंक अगर 10 है, तो मैं कह दूं कि उन सभी के भी 10-10 नंबर आ रखे हैं ना, है ना। सभी कितने हैं, देखो क्लास में 6 बच्चे हो गए, क्लास में 6 बच्चे हैं, है ना, 6 बच्चे हैं क्लास के अंदर सर। 6 बच्चों में से मैं कह दूं कि 5 तो आ रहे 10-10, 5 में से अगर देखो इसको ऐसे समझो कि 6 बच्चे क्लास के अंदर, ठीक है, उनमें से एक बच्चे के आ रहे 10 नंबर, तो बताओ सबसे हाईएस्ट नंबर है ना, तो बताओ कि सबसे कम नंबर कितने हैं। मुझे पता है क्या, नहीं, तो मुझे पता है उच्चतम अंक कितने हैं, 10। तो मैं कह दूं कि अगर उन 6 बच्चों में से अगर 5 के अगर 10 में 10 नंबर आ गए, 5 के अगर 10 में 10 नंबर आ गए, तो बचेगा कितना हमारे पास, एक ही तो बचेगा, है ना, एक ही तो बचेगा। जब हमारे पास 10 सबका योग दे रखा है, हमारे पास सबका योग दे रखा है, मुझे पता है कि हमारे 11 बच्चों का योग कितना है यहाँ पर, 809, ठीक है। हमारे पास 11 बच्चों का योग कितना दे रखा है, 809। अब मुझे ये पता है क्या कि वो सबसे कम नंबर किसके हैं, नहीं पता ना, सबसे कम नंबर किसके हैं नहीं पता, तो सबसे कम नंबर किसके हैं अगर ये पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं कह दूं कि इन सभी के जो बच्चे हैं ना, हमारे देखो कितने बच्चे, भी 11, यहाँ पे 11 बच्चे, इधर कितने, 6, तो 6 में से देखो 5 के तो आगे 10 में से 10 नंबर, है ना, तो यहाँ पर 10 11 में से कितने के, 10 के आगे कितने नंबर आएंगे, 10 के, ये 79 नंबर, है ना, 10 के कितने नंबर आ जाएंगे, ये 79 नंबर। तो अगर मैं कहूँ कि 10 बच्चों के उच्चतम अंक, अगर मैं कहूँ कि 10 बच्चों के उच्चतम कितने, 79 ही आयो, 79 ही आयो हो, तो 10 बच्चों के कुल अंक, है ना, तो 10 बच्चों के कुल अंक कितने हो जाएंगे, 79 गुणा 10 बराबर 790, ठीक है। मैं कह दूं जैसे मैंने ये भी बोला ना यहाँ पर कि 5 क्लास में 6 बच्चे हैं, 6 में से 5 के तो आगे 10-10 नंबर। देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर, देखो सुनो इसको, है ना, एक एग्जाम्पल समझो आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल से समझ लो डायरेक्ट ही। देखो क्लास में एक मैं ले लूँ कि ये भी कक्षा 10 है ना, कक्षा 10, ठीक है। मैं कह दूँ कि क्लास में बच्चे कितने हैं, 7 बच्चे हैं, कितने, 7 बच्चे, ठीक है, 7 बच्चे। एक बच्चे के नंबर कितने आ रखे हैं, मतलब एक बच्चा नहीं, सॉरी, इसमें देखो उच्चतम अंक है ना, उच्चतम अंक मैं कह दूं उच्चतम अंक कितने हैं, सब देखो कुल बच्चों का, मुझे 7 बच्चे ना, 7 बच्चों का योग है ना, 7 बच्चों के मुझे कहना है कि 7 बच्चों के कितने अंक आ रखे हैं, 7 इसको कैसे करेंगे, अंक बताओ मुझे कितना लेना है यहाँ पर, 7 का मैं कह दूं कि यहाँ पर 60 नंबर है, 7 वाटा 56, ठीक है, सही आ गया, ठीक है। टोटल अंक कितने हैं इन 7 बच्चों के, जो क्लास में 7 बच्चे हैं उनमें से सबके अंक मिला के कितने, टोटल अंक, है ना, 7 बच्चे हैं, ठीक है, 7 बच्चे, कुल अंक कितने हैं हमारे यहाँ पे, कुल अंक दे दिए 60,
है ना, उच्चतम अंक। मैं कह दूं सबसे हाईएस्ट नंबर जो बच्चा है उसके 8 नंबर आए। कितने नंबर आए? 8 नंबर आए। 8 नंबर आ गए ना सर। तो सबसे कम किसके आए? सबसे कम किसके आए? सबसे कम मुझे पता थोड़ी ना है वो कितने आए, ये पता थोड़ी ना है, पर मुझे पता है कि सबसे हाईएस्ट 8 नंबर है ना। तो मैं कह दूं कि इन 7 में से, सॉरी यहां पर मैं अगर 8 करूं मैं तो होगा काम, है ना। 8 बच्चे, ठीक है, 8 बच्चे करना पड़ेगा जब होगा ये 60 लेंगे तो ना। तो मैं कह दूं कि उच्चतम अंक कितने मेरे? 8 है। उच्चतम अंक कितने मेरे? 8 है। मैं कह दूं कि अगर उन 8 में से एक बच्चे के तो कितने नंबर है? सबसे कम है। अगर मैं कह दूं 8 में से सबसे कम नंबर कितने हैं? एक बच्चे के हैं। तो क्या बाकी 7 बच्चों के मैं कह सकता हूं ना कि 8 में से 8 नंबर आए हो, है ना। 8 में से 8 नंबर अगर मैं कह दूं कि 8 में से 8 नंबर आए हो कितने बच्चों के, अगर मैं कह दूं उच्चतम अंक 8 है, तो जो इनमें से एक अंक, एक बच्चा 7 जो बचेगा हमारा एक, उसके सबसे कम नंबर होंगे। तो बाकी 7 के मैं कह दूं ना कि 7 के सभी के कितने नंबर हैं? 8 नंबर। तो 8 7 हो 56। तो बाकी बच्चा कितना बच्चा? एक। एक बच्चा बच्चा ना, उस एक के कितने? 60 में से 56 गए तो कितने बच्चे अंक बचेंगे? 4 नंबर। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को करने का सिलसिला सिर्फ इतना सा है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि यार सर ने बहुत टाइम लगा दी समझाने में, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप लोगों का गलत हो सकता है, इसलिए आप स्किप मत करना। ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे कह रखा है कि देखो 8 अंक कितने 10 बच्चे दे रखे हैं, 12 बच्चे दे रखे हैं, 12 में से एक के कितने 79 नंबर है। ठीक है। बचे कितने 11। अब 11 का अंक कितने हमारे टोटल 809। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 11 में से एक के तो सबसे कम नंबर है, बाकी 10 बचे ना। उन 10 के अगर मैं कहूँ कि सबके 79 नंबर हो गए तो टोटल अंक कितने हो गए? 790। ठीक है। टोटल अंक कितने हो गए? 790। अब देखो तो सबसे कम अंक कितने हो जाएंगे? वो जो 11 बचेगा ना, 11वां बच्चा। ठीक है। तो 11 का योग कितना है हमारे पास? 809, है ना। 11 का योग कितना है? 809। और 10 का योग कितना है? 790। तो बच्चा कितना? 19। यानी कि 19 नंबर एक बच्चा ऐसा है उन 12 में से जिसके सबसे कम नंबर है। कितने हैं? 19 नंबर है। समझ में आ गई? अगर समझ में नहीं आई ना तो कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा। ठीक है। अब देखो ये प्रश्न है कि यदि माध्य बराबर, क्या है? यदि माध्य बराबर क्या? माध्य बराबर देखो हमारे पास माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारे 2022 में आ रहा है, 17/10/2022 के अंदर। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बहुलक 3 इंटू माध्यिका प्लस 2 इंटू माध्य, ये होता है ना। अब हमको क्या करना है? हमको माध्य साइड में करना है। हमको क्या करना है? माध्य को साइड में करना है, क्योंकि हमारे पास माध्य है ना। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बहुलक हो गया, इधर हो गया। ठीक है। तो अभी हमको करो पक्षांतरण करो। ठीक है। देखो बहुलक, देखो यहाँ पर देखो 3 माध्यिका माइनस बहुलक लिखा हुआ है ना। तो ये बहुलक, ये 3 माध्यिका माइनस बहुलक, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। ठीक है। तो 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक। ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? माध्य बराबर हो जाएगा 1/2 3 माध्यिका माइनस बहुलक। अब देखो यहां पर ये माध्य यहां पर लिखा हुआ है, तो ये भी माध्य यहां पर लिखा हुआ है। ये 3 माध्य का माइनस बहुलक लिखा हुआ है, तो 3 माध्य का माइनस बहुलक लिखा हुआ है। तो इस x का मान क्या है? इस x का मान कौन सा बच्चा है? ये हमारा बच्चा है ना 1/2। तो इस x का मान क्या है हमारे? 1/2। ये प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो हम प्रैक्टिस और कर लेंगे इससे प्रश्नों की। ठीक है। कमेंट करके मुझे बता देना सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न है, 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेमी में निम्न प्रकार ज्ञात किया। तो पॉइंट 17 और पॉइंट सॉरी 15 की बारंबारता से कितनी अधिक है? देखो बारंबारता क्या होती है? जो बार बार आए, जो बार बार आए। मैंने बोला ना चिंटू मिंटू सिंटू है, तो वो कितनी बार आते हैं वो उसकी क्या होती है? बार बार होती है ना। बारंबारता जैसे मम्मी ने चिंटू को बुलाया, सिंटू को बुलाया और मिंटू को बुलाया, तो मम्मी जितनी बार उनको बुलाएगी वो उसकी बारंबारता होगी, वो उसकी क्या होगी? बारंबारता होगी। ठीक है। अब देखो यहां पर पॉइंट 17 कितनी बार आया? पॉइंट 17 की बारंबार देखो 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट 17 7 बार आया, है ना।
और 15 कितनी बार आया? 15 कितनी बार आया मुझे ये बताओ। एक, दो, तीन, 3 बार आया। 15 कितनी बार आया? 3 बार आया। ठीक है। अगर 15.17 की बारंबारता कितनी होगी? 7.15 की बारह सॉरी 15 की बारंबारता कितनी है? 3। तो दोनों का अंतर कितना है? 4। दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पर 4। तो हमारे ये तो क्वेश्चन देखो इजी है, और ये हमारा 17/10/2022 को क्वेश्चन आ रखा है ना। 17/10/2022 को ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोगों को गलत नहीं करना है। अब देखो ये फिर आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर हो देखो कि एक कारखाने में 10 श्रमिकों को 13.5, देखो 10 श्रमिक है यहाँ पर, उनको कितना वेतन मिलता है? 13.50 प्रतिदिन। ठीक है। और 18 है, उनको कितना मिलता है? 12 रुपये। 5 है, उनको क्या कितना मिलता है? 25 रुपये। 2 श्रमिक है, उनको कितना मिलता है? 42 रुपये। ठीक है। तो एक श्रमिक की औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो औसत मजदूरी का मतलब क्या हुआ? ये हो गया हमारे समांतर माध्य। ये हमारा क्या हो गया? समांतर माध्य। ठीक है। ये हमारा 20/10/2022 को क्वेश्चंस एग्जाम में हमारा आ रखा है। ग्रुप डी, जो हमारा ग्रुप होता है ना, जैसे जनरल स्टडीज, ये ग्रुप डी दे रखा है कुछ, उसके अंदर होता है ना कोड नंबर। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हो रखा है। ठीक है। चलो, ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है? देखो क्वेश्चंस मैं अभी सबको करवा रहा हूँ, कल आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत शानदार पीडीएफ है। ठीक है। बहुत ही क्या है? शानदार पीडीएफ है। तो आप लोग इसको करना ना भूले, उस पीडीएफ से खूब प्रैक्टिस करो। कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता हो ना, तो वीडियो सॉल्यूशन है उस प्रश्न का, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मेरा चैनल अभी बहुत ही छोटा है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस चैनल को बड़ा बनाएं। ठीक है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इतनी, तो है ना। अब देखो मजदूरी, औसत क्या होता है हमारा? औसत होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। हमारा औसत का फॉर्मूला यही है ना कि आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या, या दूसरा है? मुझे बताओ ये दूसरा है या पहला है? मुझे बताओ। आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या हमारा क्या है? औसत मजदूरी का एक फॉर्मूला हो गया। ये हमारा औसत मजदूरी का क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो चुका है। क्या हो चुका है? फॉर्मूला हो चुका है ना। अब बताओ मुझे आंकड़ों का योग कितना है? देखो 10 मजदूर है, तो 10 मजदूरों में से एक को कितनी मिलती है? 13.50। तो 10 को कितनी मिलेगी? 135। ठीक है ना। 135 मिलेगी ना। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने? इसमें देखो ये फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला कि यहाँ पर औसत की जगह क्या रख दिया मैंने? 10, सॉरी 13.5। यहाँ आ गया 10, तो 10 को 13 से गुणा किएंगे तो कितना आ जाएगा? उन 10 का योग आ जाएगा। ठीक है ना। देखो 10 मजदूरों को 13.50 रुपये प्रतिदिन मिलता है। 10 मजदूरों को 13.50 रुपये प्रतिदिन मिलता है। ठीक है ना। तो 10 का योग कितना हो जाएगा? जब एक को मिलता है कितना? 13.50, तो 10 को कितना मिलेगा? 135। 18 को मिलता है, 18 में से श्रमिकों को 12 रुपये प्रतिदिन है। नहीं, एक श्रमिक को मिलता है कितना? 12 रुपये। तो 18 को कितना मिलेगा? 18 गुणा 12, 18 दूनी 36 का 6 हासिल का 3, 18 एकम 18, 3 21 है ना, 216। एक मजदूर को मिलता है 25 रुपये, तो 5 को कितना मिलेगा? 25 इंटू 5 सर 125। एक को मिलता है 42, तो 2 को कितना मिलेगा? 2 इंटू 42 बराबर 84। अरे समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया क्या? बताओ मुझे, कैसे नहीं आएगा भाई? आप लोग दुकान पे गए, सर कचौरी खाइए, जैसे कचौरी खाने की जैसे खुशबू हो रही है, भी कचौरी खाने जाते हैं हम। कहाँ जाते हैं? कचौरी खाने। कचौरी कितनी की आती है सर? अभी तो देखो भाव बढ़ गया। कितना रुपए? 20 रुपये कर दिया कचौरी का। कितना कर दिया? 20 रुपये। कितना? 20। एक कचौरी का मूल्य कितना? 20। कितनी खाई हमने? 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? 40, है ना। तो यहाँ पर देखो एक आदमी का कितना रेट है मजदूरी का? 13.50 रुपये। 10 आदमी कितनी हो जाएगी? 10 को गुणा कर दो भाई। एक आदमी कितना रुपये लेता है? 12 रुपये। 18 आदमी कितने लेते हैं? 12 इंटू 18। 25 आदमी, जैसे 5 आदमी में से एक आदमी की रेट कितनी है? वो होती है ना मजदूरी की रेट, है ना। मजदूरी की रेट होती है, तो कितनी होती है? 25 रुपये एक आदमी की। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 25, है ना। एक आदमी की रेट कितनी है? 42 रुपये। 2 की कितनी हो जाएगी? 84। ठीक है, कितनी हो गई? अब देखो यहाँ पर टोटल आदमी कितने हो गए? 10, 8, 18, 28, 5, 33, 34, 35। टोटल आदमी कितने हैं यहाँ पे? टोटल आदमी कितनी है? 35। 35 है ना। 10, ठीक है 35। और इधर देखो टोटल इनकम, टोटल मजदूरी कितनी है? मजदूरी टोटल 135 और 216
और 125 और 84 जोड़ो भाई। 5 6 11, 5 16, 4 20 का जोड़ो, हासिल का 2, 3 2 5 1 6 2 8 8 16 का 6, हासिल का 1, 2 2 4 1 5, यानी 560 हमारा क्या आ चुका है, इसका टोटल मजदूरी आ चुकी है ना। टोटल मजदूरी कितनी आ चुकी है, 560। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उन 35 आदमी है ना, अब बताओ भाई 35 के अंदर कितना आदमी है, मतलब एक आदमी का रेट बता दो मैंने भाई। देखो अपने घर पे काम चलता है, कहाँ पे, अपने घर पे जैसे वो चलती है ना, आरसीसी पड़ती है, मकान का काम चलता है, तो अलग अलग मजदूर आते हैं ना, बेलदार अलग आता है, कारीगर अलग आता है, ठेकेदार अलग आता है ना, और जो हमारे मिस्त्री लगाते हैं और जो पाइप फिटिंग करते हैं वो लगाते हैं, सबकी मजदूरी अलग अलग होती है ना। फिर बाद में एक मकान मालिक क्या करता है, पूरा हिसाब लगाता है और कहता है कि आदमी कितने लगे, आदमी लगे 100 और मजदूरी कितनी बैठी 10,000, तो एक आदमी कितने रुपए मिले, 100 रुपए मिले, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देख लो कि औसत या समांतर माध्य कितना हो गया हमारा, औसत या समांतर माध्य। देखो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग कितना है हमारे, कितना है मुझे बताओ, आंकड़ों का योग है हमारे समांतर माध्य, तो हमको ज्ञात करना है, यानी औसत तो हमें ज्ञात करना है ना, ये तो ज्ञात करना है। आंकड़ों का योग हमारे कितना दे रखा है, 560, और आदमी कितने दे रखे हैं, 35। ठीक है, इसमें भाग जा रहा है क्या, देखना एक बार। 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 8 56, हाँ 7 8 56 है ना, और इधर 7 पंजे 35, 5 बार भाग जा रहा है कितना, 7 का, इधर लिख देते हैं हम औसत। 5 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80, है ना। तो यानी कि एक आदमी की जो औसत है, एवरेज है, वो कितना है यहाँ पे, 16 रुपए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है 20/10/2022 को। मैं अगर ये चाहता तो आप लोगों को ये पहले भी क्वेश्चंस करवा देता, कब, औसत के टाइम, पर मैंने औसत के टाइम आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दिए थे, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे ना, या नहीं करवाए थे, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए थे। और ये क्वेश्चंस फिर मैंने बाद में इसलिए लिए ताकि एक जगह आप लोगों को सारा प्रश्न मिल जाए, कि प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न अलग अलग बिखरे हुए मिले, तो आप लोगों का दिमाग क्या होगा, अलग अलग चलेगा। अब यहाँ पर कुछ कोई क्वेश्चंस नहीं आता ना, तो मैं क्लास का नाम भी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे कहाँ मिलेगा, हमने जहाँ पे औसत पढ़ा था, वहाँ पे औसत या समांतर माध्य पढ़ा था, वहाँ पे आप लोगों को ऐसा प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है ना तो मुझे कमेंट कर देना, है ना, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और देखो मेरा चैनल बहुत छोटा है, आप छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए सभी लोग। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए आप लोग गणित के अंदर कोई भी टेंशन मत लो, मैं आप लोगों का 10 में से 10 नंबर का पूरा कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखें। यदि आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यक और माध्य का अंतर बताइए। ये हमारा 20/10/2024 को आ रखा है, कब आ रखा है, 20/10/2024 को आ रखा है। तो अब हमारा देखो प्रश्न क्या कह रहा है, वो देखो, आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका, यानी कि बहुलक यहां पे लिख लूं मैं, बहुलक और माध्यिका का अंतर, है ना, माध्यिका कितना दे रखा है, 24 दे रखा है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना माध्यिका और माध्य का अंतर, है ना, माध्यिका माइनस माध्य, हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, माध्यिका और माध्य का अंतर निकालना है। और हमारे पास बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है 24। ठीक है, यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो फोन उठाना, सर हमें तो ये प्रश्न समझ में नहीं आया, बस करना नहीं कॉल, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर किसी के पास नहीं है। क्या करना आपको, कमेंट करना वीडियो के नीचे, सर हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है ना, कोई प्रश्न नहीं समझ में आए घबराना नहीं है, मैं उस प्रश्न को वापस रिवीजन क्लास में जरूर लूंगा, आप लोग मुझे नोट करवा देना। ठीक है, आप लोगों के पास एक बार लिख लेना कि सर मुझे इस टाइप का प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया ना, लिख के रख लो, उन प्रश्नों को हम एक साथ सोल्व करेंगे, जरूर सोल्व करेंगे, ये आप लोगों से मेरा वादा है। ठीक है, देखो अब यहां पर बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये होता है ना। तो सर हमको बहुलक में से माध्यिका घटानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 माध्यिका है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, तो 1 माध्यिका यहाँ लिख दूं मैं, प्लस 2 माध्यिका यहाँ लिख लूंगा। ठीक है, माइनस 2 माध्य। ठीक है, 3 में से 1 मैंने यहाँ पे लिख ली और 2 ये हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुलक बराबर मैंने क्या लिखा, बहुलक
बराबर माध्यिका प्लस 2 माध्यिका। ठीक है, 3 थी ना, तो 3 को मैंने तोड़ दिया। क्यों क्यों तोड़ा मुझे बताओ? क्योंकि मुझे प्रश्न में क्या पूछा है कि एक बहुलक में से माध्यिका को घटाना, बहुलक में से माध्यिका को मुझे घटाना है। ठीक है, ठीक है, बहुलक में से माध्यिका घट गई। अब देखो बहुलक में से माध्यिका घट गई तो क्या होगा, बहुलक में से ये माध्यिका को इधर ले जाओ, घटा दो इसमें से माध्यिका। ठीक है, इधर क्या बचा, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये बचा ना, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य बचा। अब बताओ मुझे बहुलक में से माध्यिका को अगर मैं घटाऊं, बहुलक में से माध्यिका को अगर मैं घटाऊं तो क्या आ रहा है, बहुलक में से माध्यिका घटाने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आंसर आ रहा है। तो 24 रख दो भाई यहाँ पे, 24। ठीक है, इधर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 दोनों में कॉमन है ना, 2 लिख दिया मैंने आगे, और माध्य का माइनस माध्य। ठीक है, 2 मैंने क्या कर लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया, है ना, 2 दोनों में बराबर है ना, 2 2, तो 2 को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब बताओ मुझे इस 2 को यहाँ पे नीचे लेके जाओ, 24/2 करो इसको। क्यों किया, क्योंकि 2 का हमको काम ही नहीं है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माध्यिका माइनस माध्य निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, माध्यिका माइनस माध्य निकालना है। हमको ये निकालना है ना, देखो ये निकालना माध्यिका माइनस माध्य। तो हमको माध्यिका माइनस माध्य निकालना, तो यहाँ पे 24/2 करो और इधर माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है, तो 24/2 किया तो क्या है हमारे पास 12 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर 12 क्या है हमारे पास, माध्यिका माइनस माध्य। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, कमेंट करके मुझे बता देना। अब देखो सबसे स्पेशल क्वेश्चन और बहुत ही डरावना प्रश्न, क्या है, बहुत डरावना प्रश्न होता है ना कि ड्रैकुला टाइप का होता है चीन के अंदर, ड्रैकुला या फिर और कुछ मान लो, है ना। तो सबसे डरावना प्रश्न कौन सा है, ये वाला है। समझ में आ गई मेरी बात, क्या है ये सबसे डरावना प्रश्न है। क्या दे रखा है इसके अंदर, 2 दे रखी है, क्या F1 F2 का मान ज्ञात करना है। सर कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करना है भाई, मुझे बताओ पहले। देखो इसके दोनों तरीके से करते हैं अपन, निम्न बारंबारता बटन से छोटी बारंबारता F1 F2 है। F2 क्या है, यदि वह ज्ञात हो कि बटन का माध्य 1.46 है। माध्य क्या है, माध्य है ये, तो माध्य माध्य क्या होता है हमारा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है ना, मुझे बताओ आंकड़ों का योग क्या है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों योग कितना है, देखो ये है बारंबारता, ये तो कितनी अपनी बारंबारता, है ना। देखो इसको देखो आप लोग कैसे करते हो मुझे बताओ। इसमें एक लाइन और लगती है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। इसको क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, तो यहाँ पे F(x) निकालो, क्या आया 0, F1 2F1, 25 × 75, 10 × 40, 25, यहाँ पे कितना टोटल 200। सही बारंबारता का योग पता है आपको 200 है ना, या नहीं है, यहाँ तो हमको पता नहीं है ना, ये तो पता नहीं है, तो टोटल क्या हो जाएगा सिग्मा Fx, है ना। ठीक है, सिग्मा Fx है ना। तो आंकड़ों का योग कितना हमारे पास, आंकड़ों का योग देखो ये रहा, आंकड़ों का योग कितना है 46 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 200। क्योंकि 200 हमारे पास कितना है, आंकड़ों का योग दे रखा है, बारंबारता का योग कितना है हमारे पास 200। तो 46 F1 F2 25 10 और 5 जोड़ो, देखो 46 25 और 10 35 और 5 40 और 46 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। तो हमारे पास F1 प्लस F2 का मान कितना आया, 86 में से 200 गया तो 200 माइनस 86 बराबर F1 F2 का मान कितना आ गया हमारे पास 114। ठीक है, 114 आ गया ना। अब ये पूछ रहा है कि F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ, अब यहां से प्रश्न सोल्व हो सकता है अगर मैं कहूँ ना,
अगर मैं कहूं कि यहां से प्रश्न सोल्व हो सकता है तो हो सकता है सर। कैसे हो सकता है? देखो, यहां से प्रश्न तब सोल्व हो सकता है जब कंडीशन उस हिसाब से हो, जब F1 और F2 का योग 114 हो। देखो यहां पर F1 और F2 को जोड़ो, 5 5 10 और 8 14, यानी इसका योग भी कितना आ रहा है? 114 आ रहा है। 76 और 38 यानी 3 10 और कितना, इसका योग भी 114 आ रहा है। 6 6 4 10 और 8, इसका योग भी 114 आ रहा है। और 8 2 10, इसका योग भी कितना आ रहा है? 114। यानी कि इन सभी में F1 F2 F1 F2 F1 F2 और F1 F2 सभी में दोनों का योग 114 आ रहा है। मतलब हमारा ये मेथड काम को नहीं कर रहा। समझ में आ गई मेरी बात? ये मेथड अपना काम को नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, लोचा होता, यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि दोनों का योग 114 आ रहा है, तो वही अपना आंसर हो जाता। पर यहाँ पे तो आंसर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सभी का योग 114 आ रहा है। तो मतलब अपना ये वाला मेथड काम को नहीं कर रहा। ठीक है, अब करते हैं दूसरा मेथड। क्या करेंगे कि जब वर्गीकृत बारंबारता, सॉरी अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी दे रखी हो, तब देखो अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी, ठीक है, दे रखी हो, तब है ना, तब क्या करना है हमको? जब अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी दे रखी हो, तब समांतर माध्य क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटाओ सिग्मा एफ। ये होता है ना समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स बटाओ सिग्मा एफ। तो हमारा समांतर माध्य कितना दे रखा है हमारे पास? 1.46। कितना दे रखा है? 1.46। और सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास? सिग्मा एफ एक्स सर हमारे पास देखो ये रहा सिग्मा एफ एक्स हमारे पास। कितना है सिग्मा एफ एक्स? सिग्मा एफ एक्स देखो यहाँ पर 0 प्लस F1 प्लस 2F2 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 25। ठीक है, ये है ना हमारे पास सिग्मा F2, सिग्मा एफ एक्स है ना। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास इतना आ गया ना, यहाँ पर ही ध्यान रखना, सिग्मा एफ एक्स ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कितना है हमारे पास? 0 प्लस F1 प्लस 2F2, F1 प्लस 2F2 प्लस 25 से 75 प्लस 40 प्लस 25, ये है ना। बटे सिग्मा एफ कितना है हमारे पास? 200। ठीक है, देखो अब हमारे पास वज्र गुणन कर दो, इसको इधर से गुणा करना है और इसको इधर से गुणा करना है, तो 1.46 गुणा 200 हो गया। ठीक है, इधर कितना? 0 F1 प्लस 2F2 प्लस 75 40 100 4 7 11 115 और 25 140। ठीक है, 200 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 146 गुणा 2, F1 प्लस 2F2 प्लस 140। ठीक है, तो 2 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 2 80 का 1 4 दूनी 8 1 9 2 एकम 2, तो हमारे पास F1 प्लस 2F2 प्लस 140। ठीक है, घटा दो, F1 प्लस 2F2 बराबर 292 माइनस 140। तो 12 में से देखो 2 में से 2 गया तो 0, सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे ना, 2 में से 0 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, और F1 प्लस 2F2। ठीक है, F1 प्लस 2F2 का मान अपना क्या आया? 152, और हमारे पास F1 प्लस F2 का योग कितना है? 114। अब मुझे ये बताओ ऑप्शन नंबर 1, F1 का मान कितना है? अरे यहाँ पे सोल्व कैसे करे रे? 86 और 28 है ना, 86 और 28 आ रहा है। देखो F1 का मान कितना है? 86, और F2 का मान कितना? 28। इसमें रखेंगे कितना आएगा? 86, इसमें रखो, इसमें 86 प्लस 28 दूनी 56, कितना आ रहा? 6 दूनी 12 2 हासिल का 1 8 6 14। यानी कि अपना ये आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको क्या आना चाहिए? 152 आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखो 66 और 48 है ना, 66 और 48, देखो 66 और 48 यहाँ पे देखो कितना F1 का मान कितना? 66 और 2 48। दूसरा ऑप्शन कर रहे हैं हम, 66 और 48 का दुगुना कितना होता है? 96, तो 6 दूने 12 2 हासिल का 1 10 6 16 162 आ गया। तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 76 और 38।
कितना 76 और 38, ठीक है। 76 प्लस 2 गुणा 38, 76 और 38 का दुगुना कितना होता है, 76 का दुगुना 76, 38 गुना 76 तो होगा 152। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर काम कर गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। गलत हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ तो समझ में आ गया तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और खूब दबा के सब्सक्राइब करना। आपके छोटे भाई का चैनल अभी भी बहुत छोटा है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को बड़ा बनाएं। ठीक है, गणित में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कल आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नहीं आए कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, अब करते हैं 8 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे 15/11/2022 को आ रखा है। क्या है, बहुलक। देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बहुलक जब हमारे पास क्या हो, वर्गीकृत सारणी हो। हमने अभी देखा था कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये होता है ना। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 10/45 की, सबसे अधिक बारंबारता 45 की है। तो हमारा बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, बहुलक वर्ग हो गया ये वाला 10 से 20। ठीक है, और ये क्या होगी, बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, ये होगी बहुलक वर्ग से पूर्व, देखो ये तो पूर्व वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ठीक है, तो इस डब्बे को बाहर निकालो भाई, डब्बे को बाहर निकालो, ऐसे 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 करके डब्बे को बाहर निकाल दिया। इस डब्बे को ऐसे करो, यहाँ तो हो गया 10 से 20 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, F0 मैंने पहले क्वेश्चन में बता रखा है, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा L, निम्न बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और H क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर, H क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10। H दोनों का अंतर हो गया 20 माइनस 10 बराबर 10। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात। इसको यहां पे रखो कि L बराबर सॉरी हमको निकालना बहुलक, M बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, अब हमको निकालना बहुलक, तो M बराबर हो जाएगा, L का मान कितना है हमारे पास 10, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है ना, बहुलक वर्ग की किया है, क्या है ये, निम्न सीमा है। ठीक है, और F1 का मान कितना है 45 और F0 का मान कितना है 9। F2 ना, F1 का मान कितना है 45, F0 का मान 9, F2 का मान कितना है 21, H का मान कितना है हमारे पास 10। ठीक है, अरे समझ में नहीं आया कमेंट कर देना। 45 में से 9 हो गए तो 36, 45 दूनी 90 और 9 और 21 कितने हो गए 30 गुणा 10। ठीक है, 10 प्लस 36 बटे हुए 60 गुणा 10, 10 प्लस देखो इसके अंदर 0 से 0 कैंसिल, 6 का 36 यानी 6, यानी हमारे पास M का मान कितना आ गया 16। यानी हमारा बहुलक कितना आया 16 आया, बहुलक कितना आ गया 16 आ गया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, कमेंट करके मुझे बता देना, सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओगे कि नहीं बताओगे, मैं बता दूंगा। मुझे क्या जा रहा है बताने में, आप लोगों को देखो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्या है देखो मुझे चैनल पर 600 सब्सक्राइबर या 600 फैमिली हो चुकी है। ठीक है, इससे 6000 करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, आप लोगों की है। ठीक है, और मैं आप लोगों को कल पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ एकदम क्या है रेडी है, पर उसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड करने हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस क्या ऐड करने हैं, उसी प्रकार से मैं पीडीएफ दे दूंगा। और पीडीएफ को आप खूब प्रैक्टिस करो। पीडीएफ देखो नॉर्मल पीडीएफ नहीं है जो आप लोग A4 साइज में पेपर में निकाल सकते हो, मैं खुद बता दूंगा कि उसको कैसे निकालना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको निकालने में सही नहीं रहेगी उसको, तो मैं बता दूंगा कि उसको कैसे निकालना है ना, कैसे निकालना है। वो पीडीएफ मैंने वर्ड पे नहीं बना के पावर पॉइंट पे बनाई है। ठीक है, और अभी बज गए कितने, सुबह के 8:30। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही ध्यान रखना, अपनी तैयारी को अच्छे से करो और कोई क्वेश्चन नहीं आया ना तो मुझे बता देना। हम एक बार एक LCM की क्लास भी ले लेंगे और कल से हम कल या परसों से देखते हैं, अगर हमारा मेरा PPT अगर बन गई तो मैं कल से ले लूँगा, नहीं तो परसों से आप लोगों की क्षेत्र में 3 क्लास हो जाएगी। ठीक है, और किसी को कुछ ही पूछना हो कमेंट करके मुझे बता देना, और भी कुछ बात करनी हो तो बता देना। और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, टेलीग्राम के 2 टेलीग्राम बना लिए मैंने टेलीग्राम, एक तो मेरा खुद का RPS एग्जाम में सुनील, और एक क्या है लेक्चर के लिए मैंने डिस्कशन ग्रुप, एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो अपने प्रश्नों को, अपने उत्तरों को,
और जांच सकते हो कि हमको वो प्रश्न आता है या नहीं आता है। ठीक है, और भी कुछ किसी को कुछ कहना हो तो कमेंट कर देना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे 600 फैमिली हो चुकी है तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। 6000 तक तो कम से कम पहुँचाओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, क्षेत्रमिति के अंदर, और कम्युनिटी में आने वाले सही प्रश्नों को आप लोग एक बार देखा करो, सॉल्व किया करो। कोई प्रश्न नया है कमेंट कर देना। ठीक है, गुड बाय और गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके।